अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड व्यूज़ में खुशामदीद। आकाश यासीन आपसे मुखातिब है। नाजरीन, कराची में आग बुझ चुकी है मगर ये सानिया अभी ख़त्म नहीं हुआ। गुल प्लाजा की राख से अब सिर्फ लाशें नहीं निकल रही, बहुत सारे सवालात भी जन्म ले रहे हैं। 17 जिंदगियां जा चुकी हैं, 73 अफराद लापता हैं जिनमें खातीन भी शामिल हैं और हर गुजरते लम्हे के साथ उम्मीद कम बेयकीनी बढ़ती जा रही है। ये महज एक हादसा नहीं था, ये एक ऐसे शहर की कहानी है जहां इमारतें ऊंची होती गईं मगर हिफाजती इंतजामात नीचे कहीं रह गए। जहां आग लगी 10:15 बजे इतला पहुंची, फायर टेंडर आए मगर तंग रास्ते, पानी की किल्लत, हजूम और बद इंतजामी रेस्क्यू के रास्ते में दीवार बन गई। कहा जा रहा है कि तखरीबकारी नहीं, लेकिन क्या गफलत भी एक जुर्म नहीं? क्या इमरजेंसी एग्जिट ना होना, फायर सेफ्टी ना होना और कावानीन का कागजों तक महदूद रहना खुद एक खामोश तबाही नहीं है? ये वही शहर है जहां माजी में रिजेंट प्लाजा जला, बल्दिया फैक्ट्री में 289 जिंदगियां जलीं और हर बार वादे हुए मगर सबक नहीं सीखा गया। आज हुकूमत मुआवजे का ऐलान कर रही है, इंक्वायरी कमेटियां बनाई जा रही हैं और बयानात दिए जा रहे हैं, मगर असल सवाल ये है कि क्या इस बार जिम्मेदारी भी तय होगी या नहीं होगी, या गुल प्लाजा भी फाइलों, रिपोर्ट्स और वक्त के गिर्द में दब जाएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत पर, जहां पीटीआई ने जुडिशल कमीशन में शिरकत को बनी पीटीआई से मुलाकात से मशरूत कर दिया है, यानी फैसला अब इजलास में नहीं, अडियाला की मुलाकात में बंद है। दूसरी तरफ 8 फरवरी के मुमकिना एहतजाज पर रियासती मशीनरी मुतहरिक है, मोटरवेज, कंटेनर्स और प्लान बी। ये सब बता रहे हैं कि हुकूमत खतरा संजीदगी से ले रही है। हुकूमत किस हद तक संजीदा हो चुकी है, ये तमाम तर चीज़ें तो हमारे साथ हैं ही हैं, लेकिन हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं तारिक सुमैर साहब, शकील करार साहब, सायरा बानो साहिबा, चौधरी साहब। आप सभी का बहुत ही ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप सभी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तारिक सुमैर साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी। 500 दुकानों की गुंजाइश, फिर 1200 दुकानें, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार यकीनन इंतज़ामिया है और प्लाजे के मालकान हैं, ताजर ख़ुद हैं, सब जिम्मेदार हैं। बैसियत कौम उमाम हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब नक्शा पास होता है किसी भी बिल्डिंग का, ले लें कमर्शियल का, पूरे पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, सिर्फ कराची नहीं है, तो बेसमेंट रखी जाती है जी पार्किंग के लिए। किसी प्लाजे में जाके चेक कर लें, वो पार्किंग नहीं होती, वहाँ शॉप्स बनी होती हैं। फिर आउटर गेट कोई नहीं होते, इमरजेंसी एग्ज़िट जिसको बोला जाता है। कराची में एक इदारा है, कराची सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उसका ओहदा हमेशा बिकता है। वहाँ रूल्स के मुताबिक सिविल इंजीनियर्स पास होना चाहिए, लेकिन पिछले चंद अरसे में कितने तैनातियाँ हुई हैं, कितनी ख़त्म हुई। वहाँ एक बोला जाता है लव सिस्टम, वो हर हफ्ते सिस्टम को तकरीबन 60 करोड़ रुपए जाते हैं, जमा होते हैं इधर उधर से। तो जब तक ये करप्शन इस सतह पे जारी रहेगी तो लोग मरते रहेंगे, लोग शहीद होते रहेंगे। बल्दिया वाला आपने वाक़या सुनाया, दिल हिला देने वाले वो वाक़यात थे। उस फैक्ट्री में जैसे आग लगी, कौन सा माफिया था, वो सब कुछ मंजर आम पे आ चुकी हैं। इस बिल्डिंग में तकरीबन बताया जा रहा है कि जी 1200 दुकानें थीं, इब्तदाई 500 की मंजूरी थी। जो ताजरों की वहाँ एसोसिएशन है, जो ज़िम्मेदार थी उस प्लाजे को चलाने की, वो हर दुकान से 8000 रुपये माहाना लेती है मेंटेनेंस के नाम पे। यानी कि 1 करोड़ रुपया, तकरीबन 96 लाख और 1 करोड़ रुपया जेब में जाता था जो भी उस एसोसिएशन का चेयरमैन है, जो कल वहाँ चीखो पुकार भी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई इंतज़ाम नहीं अपना रखा हुआ। उनकी भी कोई ज़िम्मेदारी है, हुकूमत की तो है ही है, इदारों की तो है ही है। अब अलमिया ये है कि कराची इतनी बड़ी आबादी है उसकी, और 13 लाख अफराद के लिए एक फायर फाइटर है। थाने कितने होंगे ज़रा वज़ीर आला सिंध से पूछ लें, थानों से तो कुछ आता होगा ना। यहाँ फायर फाइटर अगर 13 लाख पे एक है, और 1300 मुलाजम है टोटल। 3 करोड़ की आबादी है तकरीबन कराची की, डॉक्यूमेंटेड जो है, उससे भी ज़्यादा है। इस पे कोई काम नहीं होता इदारों में, और फायर फाइटर की ट्रेनिंग पे भी कोई फोकस नहीं होता। मुझे इस्लामाबाद में शहीद मिलत में आग लगी थी, एक 3-4 दिन लगी रही, और CDA के पास उस वक्त हालात नहीं थे कि इतनी काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है वो, इस्लामाबाद ब्लू एरिया में, बड़ी पुरानी बिल्डिंग है। फिर मुझे याद आ गया वाक़या 2008 का रावलपिंडी का गखड़ प्लाजा का, जिसको मैंने अपनी आंखों से जलते हुए देखा, और वहाँ हमारे कुछ अजीज़ भी शहीद हुए थे।
तो जब भी उस प्लाजे के पास से गुजरता हूँ उनकी याद आ जाती है। कौम सानियात सहती रहती है, अवाम पिसते कौम रहते का यही काम है कि वो सानियात अब सहती रहे। पिसते रहते हैं, लेकिन हुकूमतें, इदारे एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करना, मुआवजा दे के जान छुड़ा लेना। असल बात यह है कि जिन लोगों ने ये मंजूरी दी गुल प्लाजा की 500 से 1200 तक, उनको कोई गिरफ्त में लाएगा? चीफ मिनिस्टर साहब से ये पूछने की बात है, मेयर साहब से ये पूछने की बात है। मेयर साहब इस्लामाबाद बैठे हुए थे और कराची में आग लगी हुई थी, ठीक है जी, जिस वजह से भी इस्लामाबाद आए वो ताख़ीर से वहाँ पहुँचे। चीफ मिनिस्टर साहब भी वहाँ बड़ी ताख़ीर से वहाँ पहुँचे। सड़कें वहाँ खोदी हुई हैं। वहाँ मैंने एक वीडियो देखी है, शकील साहब के भी पास भी है, तो वो प्रोग्राम में भी चलाई जा सकती है कि लोग किस तरह गिरे हैं वो नालों के अंदर, खुदाई हुई है। वहाँ काम ही नहीं किया जाता। काम जहाँ करने की ज़रूरत है वहाँ काम किया, पैसा लगता है और चीज़ों पे लगाया जाता है। नालों की खुदाइयां, मैन होल्स जो हैं वो तमाम वो सारे ये सारी चीज़ें इस पे फोकस होकर काम करना पड़ेगा पूरी हुकूमतों को, इदारों को, जब तक तभी जाके ये हालात जो है वो बेहतर होंगे। और मीडिया को भी अपना किरदार सही अदा करना चाहिए, सही बात की निशानदेही करें। एक सूबे में हम हमेशा से ये बात तो करते हैं कि 13 साल से केपीके में पीटीआई की गवर्नमेंट है, लेकिन अवाम का वहाँ जो बुरा हाल है, बुनियादी सहूलियात जो है वो उन्हें नहीं मिल रही। लेकिन अगर देखा जाए तो 17 साल से पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत है कराची में, लेकिन हालात वहाँ के बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हैं। आए दिन इतनी सारी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, ऐसी वीडियोज़ हमारे सामने आती हैं, इतने मासूम बच्चे जो हैं उनकी ज़िंदगियाँ गुल हो जाती हैं, मैन होल्स में वो गिर जाते हैं और उसके बाद भी कुछ नहीं होता। हम हमेशा से ही कहते हैं कि हम मजम्मत तो करते हैं लेकिन अमली तौर पे हम कुछ भी नहीं करते। शकील करार साहब, जो अंजुमन ताजिरान सिंध के सदर हैं जावेद कुरैशी साहब, उन्होंने कहा है कि गुल प्लाजा में तमाम तोसी जो है वो कानूनी तरीके से की गई है, और अभी भी हम देखते हैं कि कुछ हुकूमती वज़रा जो हैं वो आगे पीछे दाएँ बाएँ उन्हीं पर इल्ज़ामात जो हैं वो डाल रहे हैं। क्या हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं है? 17 साल से आपको हुकूमत दी हुई है कराची की, तमाम तर इंतज़ामात आपको दिए हुए हैं और फिर भी हालात ये हैं। शुक्रिया आकाशा। देखिए, हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि जब भी पाकिस्तान के किसी हिस्से में दहशतगर्दी या ऐसा कोई सानिया हो तो उसके बाद इंतज़ामात नताइज सख्त कर दिए जाते हैं। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी हुई तो सिक्योरिटी हाईलाइट कर दी गई। अब कराची में सानिया हुआ तो उसके बाद फिर उन जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी असरनो तश्कील के हवाले से मुख्तलिफ मीटिंग और फिर तजावीज़ सामने आना शुरू हो जाएगी। ये हमारी बदकिस्मती है कि पहले से प्लान हमारा कोई नहीं है, कोई प्लान नहीं है कि कल हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए, कराची का ये वाक़या मामूली वाक़या नहीं है। आप ये देखें ना कि 1200 दुकानें हैं और 1200 दुकानों से कितने हज़ार ख़ानदानों का रोज़गार वाबस्ता था, अरबों रुपए का कारोबार हो रहा था। आप सिर्फ 1 करोड़ रुपया फ़ी ख़ानदान मरने वाले को अदा कर रहे हैं, और जिनके घरों में आग लग चुकी है और जिनकी कमर टूट चुकी है वो क्या करेंगे? क्या वो 1 करोड़ से उनकी चीज़ें वापस आ जाएंगी? क्या उनके मरने वाले प्यारे 1 करोड़ से वापस आ जाएंगे? और ये भी कंफर्म नहीं है कि क्या सबको वो मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। ये भी कंफर्म नहीं है। बात बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ऐसी जो ऐलानात है वो सिर्फ ऐलान ही होता है, अमली तौर पर कुछ नज़र नहीं आता है। माजी तारीख भरी पड़ी है ऐसे वाक़यात से। तो मैं समझता हूँ कि हम बल्दिया के ऊपर या बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ऊपर या पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत या MQM या किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से बेहतर है कि एक मुतालबा सामने आया है कि इस वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए, क्योंकि इससे माजी में भी ऐसे वाक़ात हुए तो इंतज़ामी अमूर के अफसरान ने इंक्वायरियाँ की और वही की जो हुकूमत की मर्ज़ी उसमें शामिल थी। तो इसमें हक़ाइक़ सामने नहीं आएंगे। इसमें कसूरवार कोई एक शोबा नहीं है। जो हालात चीज़ नज़र आ रही हैं कि उस बिल्डिंग में बिल्डिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई जो इनिशियल रिपोर्ट है उसमें ये बात सामने आ चुकी है कि उस इमारत में जो हंगामी रास्ते होते हैं, जो सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं बिल्डिंग के बाहर दीवार के साथ साथ वो दोनों तरफ पर नहीं थी, जिससे लोग निकल नहीं पाए। और ऐसी फुटेज भी आई है, खौफनाक फुटेज के लोग वहाँ से निकलने के चक्कर में वहीं पर जल गए खिड़की के पास, और कुछ 2 से 3 लोग हैं वो गिरे भी हैं, अपने आप को वो रेस्क्यू करते हुए गिर पड़े। तो ये बड़ी खौफनाक वीडियो थी जो लोगों को अंदर से हिला कर रख दिया है। जो ख़ानदान के लोग इसका निशाना बने हैं, आप उनकी हालत जाकर चेक करें कि एक तो उनको जानी नुकसान हो रहा है, फिर माली नुकसान कितना हुआ है। वो लोग जो छोटे वर्कर हैं वहाँ पर काम करने वाले, छोटे कारोबारी तबका है, उसका क्या हाल हुआ होगा। तो हुकूमत इस पर, फेडरल गवर्नमेंट इस पर कार्रवाई करे और जुडिशल इंक्वायरी की जाए, और जो भी ज़िम्मेदार है उसमें अगर मेयर है,
सूबाई वज़ीर है, सूबाई हुकूमत है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, या कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई अफसर है, या इस प्लाजे के मालकान या तो तंजीम का कसूर है, सबको बराबर की उनकी कसूर के मुताबिक सज़ा दी जाए। तो फिर ये ऐसे वाक़यात नहीं होंगे और इस तरह की जो वायलेशन होती है वो नहीं होगी। और उसके साथ साथ देखें ना, एक और बात सामने आ रही थी कि इस जो आपका है फायर ब्रिगेड का अमला है, जो वो अमला है कितनी आबादी है? 4 करोड़ के करीब आबादी है और टोटल 1300 है, यानी कि 1 लाख से ज़ायद फ़र्द के ऊपर एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी है। उसके साथ साथ जो टेक्निकल बात बताई जा रही है कि इसमें आग आगे बढ़ने की वजह क्या थी कि पूरे प्लाजे में जो प्लास्टिक है और केमिकल मिला जो प्लास्टिक होता है, जो मुख्तलिफ शक्लों में इस्तेमाल होता है, तो उसको बुझाने के लिए कहते हैं कि वो सफ़ेद पाउडर का इस्तेमाल होता है, वो उनके पास नहीं था या कम था। और जो फोम आखिर में इस्तेमाल हुआ तो उसकी वजह भी हुई कि ये पहले पानी से इस्तेमाल किया गया, तो पानी से भी जो प्लास्टिक की जो आग है वो नहीं बुझती है। उसके लिए या तो आप फोम इस्तेमाल करेंगे या वो सफ़ेद पाउडर होता है उसका इस्तेमाल होता है। तो आप ये देखें ना कि इतने बड़े आबादी के शहर में फायर ब्रिगेड का अमला कितना है, इक्विपमेंट कितना है। यहाँ दावे होते हैं अरबों खरबों रुपए के कि हमने प्रोजेक्ट शुरू कर दिए कराची में को हमने दोबारा से रोशनियों का शहर बना दिया। क्या बना दिया आपने? एक बिल्डिंग तो आप कंट्रोल नहीं कर पाए, पूरा शहर, पूरी हुकूमत, पूरी मशीनरी लग के 24 घंटे के बाद आग पर पाई है। और कितने लोग अभी भी देखें 70 के करीब अफराद अभी भी मलबे के नीचे हैं, यानी कि 70 खानदान अब उनकी रात की नींद उड़ चुकी है कि उनके प्यारे कहाँ हैं, और अभी भी किस उनके प्यारे वहाँ बाहर हैं, पड़े हुए हैं या किस मलबे के नीचे पड़े हुए हैं, किसी को मालूम नहीं है। तो अभी तो ये बिल्डिंग कटेगी, देखिए ना, बिल्डिंग खाली आग बुझानी होता, उसके लिए आपके पास बाकायदा इक्विपमेंट होता है, वर्दी होती है, आपका गैस मास्क होते हैं जो जाकर लोगों को रेस्क्यू करते हैं। आपके पास इक्विपमेंट ही नहीं है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है और हमारे पास जो बेसिक इक्विपमेंट है वही नहीं है। तो आप किस तरह लोगों को सहूलियत फराहम करेंगे, किस तरह लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे अगर ऐसे हालात में कि आग लग जाए और हुकूमत, एक सूबाई हुकूमत जो 18 साल से वहाँ पर कायम है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत, वो आवाम को वहाँ पर क्या दे रही है, ये इससे बड़ा कोई मिसाल हम पेश नहीं कर सकते। नहीं पेश कर सकते। तमाम तर सूरत हाल जो है इस वक्त भी वहाँ की वो हमारे सामने है, जो अपने प्यारे हैं और जिनके प्यारे गुल प्लाजा के अंदर मौजूद हैं, वो भी शदीद जहनी अजियत का भी शिकार होंगे। और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमें खुद अंदर जाने की इजाज़त दी जाए ताकि हम जाके अपने प्यारों को बचा सकें। सायरा बानो साहिबा, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक ऐसा सानिया जिस पर बात करते हुए आंखें नम हैं, दिल बहुत ही ज़्यादा अफसुर्दा है। इस पर तो कोई बात, जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ वो मैं ही बाखूबी इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है अदा करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि सिंध हुकूमत जो है, एक जो है वो दूसरे पर इल्ज़ाम डाल रहा है, दूसरा तीसरे पे, फिर चौथा, पांचवा, छठा, ये तमाम तर चीज़ें तो हमारे सामने हैं। उसके साथ हम देखते हैं कि चीफ फायर ऑफिसर जो है वो कहते हैं कि आग आर्टिफिशियल गमलों और फूलों की दुकान से शुरू हुई है और तेज़ी से फिर फैल गई है। ये चीज़ें तो आप बता सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो इसका हल है वो आपके पास नहीं है। ऑपरेशन 34 घंटे गुजरने के बावजूद जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ। क्या कहेंगी इस पर? देखिए, मुझे तो कोई, वो कहते हैं ना कि दिल इतना दुखी है कि कोई अल्फाज मिल ही नहीं रहे कि मैं उनको बुरा भला कहूँ, इस वाक़े की मजम्मत करूँ, या वही घिसे पिटे अल्फाज जो हर प्रोग्राम में बोले जाते हैं। आज का दिन तो सारा इसी किस्म के प्रोग्राम्स की नज़र में हो जाएगा और हर कोई अपनी, वो कहते हैं ना, रागनी गाएगा। मसला ये है कि यहाँ पर तो वो कहते हैं ना कि ये कौम तो सानियात के आदी हो चुकी है। ये होता है, फिर उसके बाद जी एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का सिलसिला, फिर जी JIT बना दें। चौधरी शुजात हुसैन साहब ने कहा था कि जब किसी चीज के ऊपर मट्टी पाव करनी होती है तो उसकी एक कमेटी बना दी जाती है, उसकी एक JIT बना दी जाती है। आप यहाँ कराची की बात करें तो वो कहते हैं ना कि ये इंक्वायरी का हुक्म था 2023 में, जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग के जो वहां पर आग लगी थी उसके बाद भी दिया था। फिर 2024 में जो बोल्टन मार्केट, 2025 में यहाँ पर डालमिया के पास मिलेनियम रोड, और अब 2026 गुल प्लाजा। मतलब ये 2-3 माह गुलगुला चलेगा। उसके बाद वही कहते हैं कि कुछ लोगों को उसका कंपनसेट किया जाएगा पैसों से और उसके बाद ये मामला वैसे ही दब जाएगा। तो सिंध हुकूमत इसकी जिम्मेदारी, मैं तो हैरान हूँ कि अभी कोई बात कर रहा था कि उन्होंने MQM को, सिंध हुकूमत, जमात इस्लामी, इन सबको साइड पे करके, और पता नहीं ये दुकानदारों की गलती थी या वो था, सब कुछ था। तो मुझे बताएं कि ये जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले हैं, जिसमें नैब ज़दा लोग बैठे हुए, एक ही नाम मुझे याद है, मंजूर काका, जो भाग गया था यहाँ से दुबई, और उसके बाद ये जो सीट करोड़ों रुपए में ये पोस्टिंग होती है, वो क्या आके नेक काम करने के लिए बैठते हैं?
वो आके पैसे लेके इजाजत देते हैं कि 2 मंजिला की जगह आप 3 मंजिला करें और 4 मंजिला करें और 500 दुकानों की जगह आप 1200 करें। इनको कौन चेक करेगा? जो बल्दिया की फैक्ट्री में आग लगी उसमें यहाँ के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कहाँ मरे हुए थे? वो आके पैसे लेकर सिर्फ गेट पर अपना लिफाफा लेकर जाते हैं, अंदर जाके कोई यहाँ पर सेफ्टी है वो कोई चीज नहीं देखते। अब ये हुकूमत जी, मेयर साहब इस्लामाबाद बैठे हैं, चले किसी काम से जा सकते हैं। जिस रात आग लगी यहाँ पर सिंध में शादी थी और पूरी की पूरी काबीना और पूरी इनकी असेंबली नेशनल और सूबाई सब उस शादी पे एंजॉय कर रही थी और सब अपनी तस्वीरें बनाने के चक्करों में थे कि शाह के साथ तस्वीर आ जाए और हम मोतबर हो जाए और अपने ड्राइंग रूम में वो तस्वीर लगा लें। इन्होंने जरगमाल बनाया हुआ, इनके ऊपर भी 4 हर्फ और जिन्होंने इनको प्लेट में रख के सिंध हुकूमत दिए उनके ऊपर भी 4 हर्फ। 17 साल में इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है। 5 चीजें दिखा के आके रोना पीटना और ब्रीफिंग दिखाते हैं। मैं इस्लामाबाद से एक डेलीगेशन आया था साथियों का, नाम नहीं लूंगी, बहुत अच्छे मेरी भी उनके साथ जान पहचान है। वो जी आए सखर उतरे हैं, उसके बाद शकील मेमन साहब की दावत थी, बड़ा उनको वीआईपी प्रोटोकॉल देके गम्बट और 4 चीजें दिखा के दरिया की सैर करवाने के बाद यहाँ पर आके हमारे साथ स्टूडियो में भी एक बैठे हुए हैं जी, उस विजिट पे मैं गए थे। 3-4 दावतें करके मेरी भी उनसे बात हुई थी जो थे इसमें, तो मैंने कहा कि भाई सखर से गुजर रहे हो 2 मिनट सांगड़ भी कदम डाल लो, जो आपको एक अच्छा स्क्रीन पर दिखाया है मैं आपको सांगड़ दिखा दूं। यहाँ आके क्या इन्होंने बंदर रोड का विजिट किया था? यहाँ पर आके इन्होंने देखा कि किस तरीके से इन्होंने वो कहते हैं ना कि जो पथारे वाले जो हैं इन्होंने रोड्स बंद की हुई हैं और ये भट्टा लेते हैं। ये मेन हब था, इसके पीछे हमारे आर्मी का हेडक्वार्टर और पता नहीं रेंजर्स का और क्या क्या था, रेड जोन एरिया था ये। तो यहाँ पर तो पोस्टिंग के लिए बोलियां लगती हैं कि जो हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले आते हैं या थाने वाला आके यहाँ पर बोलियां लगा के इस जगह पर आता है कि यहाँ पर लोगों से पैसे लिया जाएगा। ये सोए हुए थे, फिर हमें बताते हैं कि ठर का कोयला गेम चेंजर है। 100 साल बाद कोई जिंदा हम में से रहेगा देखने के लिए कि गेम चेंजर था या नहीं चेंजर था? 40 और 60 के तनासुब में आपने सिंध गवर्नमेंट दे दी कि 40 तुम्हारा 60 हमारा और हमें मरने के लिए छोड़ दिए। कोई भी बिल्डिंग आप देख ले, यहाँ पर पूरा सदर पुरानी बिल्डिंग्स हुई हुई है वहां पर, और ये यहाँ से भट्टे लेते हैं, भट्टे इनके पास जाते हैं। ना समझ आए तो राव अनवार का इंटरव्यू उठाकर देख लें। यहाँ पर इनका तो कमाऊ पूत है, कराची लोगों को मरने के लिए छोड़ा हुआ है। इनमें ठीक है ताजरों का भी है कि उनको भी सोचना चाहिए कि पैसे दे के वक्ती आप फायदा तो हासिल कर रहे हो लेकिन आप अपनी जानों से खेल रहे हो। और अब देख लो सारा कारोबार खाक हो गया, मलिया मेट हो गया। ये हुकूमत तो माँ का सुल रियासत माँ जैसी नहीं है, रियासत सौतेली माँ भी नहीं है, वो भी कोई 2 रोटी दे देगी। रियासत तो खुदा जाने डाइन बनी हुई है। जितने अल्फाज मैं कहती हूँ कि सच में बोलूं कम, जो वो खानदान आप बल्दिया फैक्ट्री देख लें, उस एमकेएम को सीने से लगाकर 14 सीटें दे दी कराची में। जो मुलविस है, जो 12 मई में वुकला को जलाने में मुलविस है, इस चल क्या रहे इस मुल्क में? करना क्या है इन्होंने? शादियों से अटेंड होने से फुर्सत नहीं मिल रही थी कि अगले साल सब मर जाओगे और आज ही शादियां करनी है और आज ही तुम लोगों ने शिरकत करनी है इसी साल। ये हुक्मरान लोगों को दर्द देंगे, अरबों खरबों देके। वो जो गरीब बच्चियां जहेज से बैठी हुई हैं उनके दिल क्या जलते होंगे इन लोगों की शादियां देखकर। सही कहा आपने मैम। कराची में पिछले हम देखते हैं कि 15 से 20 सालों में अली अजीज 289 अम्बात, रिजेंट प्लाजा, आरजे शॉपिंग मॉल और अब गुल प्लाजा जैसे मुतअद्दिद बड़े वाक़यात जो हैं वो हो चुके हैं। फिर हमेशा से हम कहते हैं कि ये तमाम तर वाक़यात तो होते हैं, आवाम रोती है, बिलखती है, माएँ जो हैं वो अफसोस करती हैं और वो आज तक उनके दिलों में जो ज़ख़म हैं वो आज भी ताज़ा हैं, जो उनकी औलादें उनसे बिछड़ गई हैं। और एक वाक़या होता है, फिर उसके बाद फिर होता है और ये सिलसिला चला जाता है, लेकिन ये सिलसिला रुकता नहीं है। क्या ये सिर्फ हादसात हैं या शहरी मनसूबाबंदी है? फायर सेफ्टी कवानीन जो हैं वो भी नहीं हैं, उनका भी जो नफाज है वो नाकाम हो चुका है। इस पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे नाजरीन आपको। और ब्रेक पर जाने से भी पहले वही तमाम तर चीज़ें जो थी आपके सामने रखी थी। एक रिपोर्ट सामने है, गुल प्लाजा में हंगामे खराज की जगह और आग से निमटने के इंतजामात जो थे वो नहीं थे।
कराची के गुल प्लाजा में लगने वाली आग से मुतालिक हुकाम ने एक रिपोर्ट जो है वो आवाम के सामने पेश किया है। रिपोर्ट में बताया गया कि गुल प्लाजा में हंगामी अखराज की जगह नहीं थी, इमारत में आग से निपटने के लिए इंतजामात भी नहीं थे, जबकि तंग दाखिली और खारजी रास्तों के बाद फायर फाइटिंग में तकनीकी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 1995 में तामीर होने वाली इमारत जो है वो इब्तदाई तौर पर बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर तक थी, लेकिन उसके बाद 2003 में मुख्तलिफ औकात में 3 फ्लोर्स जो हैं उसके तामीर भी किए गए हैं। फिर 500 दुकानों की गुंजाइश थी, लेकिन दुकानों की तादाद बढ़ा के 1200 कर दी गई। आग हफ्ते की रात 10:15 बजे के करीब गुल प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर पर लगती है, जो देखते ही देखते तीसरी मंजिल तक पहुंच जाती है और कुछ नहीं होता। 34 घंटे गुजरने के बावजूद हालात जो हैं वो इस वक्त हमारे भी सामने हैं और तमाम आवाम जो है, हमारे जो लोग हैं, पूरा जो मुल्क है उसके सामने। असगर चौधरी साहब क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया काशा। बिल्कुल बिल्कुल पूरा मुल्क अफसरदा है इस साने के ऊपर, और अमूमन हमारे पॉलिटिशियन कहते हैं ना कि कराची चलता है तो मुल्क चलता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब कराची जलता है तो हमारा दिल क्यों नहीं जलता। और अगर थोड़े से आप एदाद व शुमार को देख लें, 2025 का सिर्फ आप जायज़ा लें तो 2524 आतिशज़दगी के वाक़यात कराची के अंदर हुए हैं। 2024 में ये तादाद 3000 थी और 2023 में 2228 थी। ना मुसलसल एक तवातर के साथ हो रहे हैं ना। और ये नहीं है आतिशज़दगी कहीं पर भी होती है, वो लाहौर में भी होती है। लाहौर की मार्केटों को भी हमने जलते देखा, लाहौर के लोगों को भी बेघर होते देखा, मरते देखा। मगर वहाँ पर फिर कुछ न कुछ कोशिश की जाती है कि इसके ऊपर कंट्रोल रखा जाए। और हमारी बहनें सारा बानो माशाल्लाह पार्लियामान में भी बड़ा अच्छा बोलती हैं, और आज भी ज़ाहिर है उनका दिल दुखा हुआ है। मैं उनकी बहुत सी बातों से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। और अगर आप इसे जो कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है ना, अगर इसका थोड़ा सा जायज़ा ले ले तो खैर माफिया तो हर जगह पर बैठी हुई है, लेकिन ये एक बड़ी ख़ास माफिया है। और मेरे ख्याल में इनके कुछ 6 चेयरमैन अब तक जो चीफ्स हैं वो तब्दील हो चुके हैं। और इस ओहदे के लिए ज़रूरी है कि बंदा इंजीनियर होना चाहिए, लेकिन लगता है कि वहाँ पर वही लगाया जाता है जो अंगूठा छाप इंजीनियर होता है। नहीं, वो उसके पास दूसरा फ़न होता है। जी जी, ज़ाहिर है ना, वही फ़न है, तभी तो सारा कुछ चलता है। वरना केडीए को देख ले, केएमसी को देख ले, वाटर बोर्ड को देख ले, इतने बड़े बड़े स्कैंडल हैं वहाँ पर कि कानों को आप हाथ लगा लें। और आप कराची की करप्शन को देखते हुए केपी की करप्शन को भूल जाएंगे। पंजाब में जो करप्शन हो रही है उसे आप भूल जाएंगे, और आपके जो शहर इक़्तिदार में हो रही है उसे आप भूल जाएंगे। सिर्फ कराची के किसी एक अदारे को आप छेड़ के ज़रा देख लें कि वहाँ पर क्या जाता है और कहाँ कहाँ वो जाता है। हमारे वो एक दोस्त थे, वो कह रहे थे कि पता नहीं एक हफ्ते का जो है वो 60 करोड़ जो है वो कहीं ना कहीं जा रहा होता है। तो ज़ाहिर इसी तरह जा रहा होता है ना। और अब नया रास्ता खोल दिया गया है इस आग ने। उन घरानों को आबाद करने की जानिब तवज्जो बहुत कम होगी। चलें कोई थोड़ी सी मदद दे दी जो शहीद हो गए उसमें, लेकिन अब कराची की जितनी बिल्डिंग्स हैं उन सब की सख्ती आ जाएगी। रोज़ाना नोटिस जाएंगे, और फिर ये नहीं है कि इसे डिमोलिश करें, ये नहीं है कि इसे दुरुस्त करें, नहीं, बस ठीक है आप थोड़ा सा वो रेट बढ़ा दें, हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, आप काम चलाएं। और यही काम चलाने के चक्कर में इस हाल तक पहुँचे। मुझे याद है गुज़श्ता हफ्ते या इससे पैवस्ता हफ्ते में कराची में सदर में एक मुजाहरा भी हो रहा था। प्रोटेस्टर थे, वो कह रहे थे कि हमारी बिल्डिंग को ना गिराएं। और वो जो सदर की वो बिल्डिंग है, और वो भी कोई पुरानी बिल्डिंग है, रिहायशी इमारत है, और अथॉरिटीज़ का ये कहना था कि अब ये मखदूश हो चुकी है। अब क्या वो मखदूश हो चुकी है या वो प्लाजा, वो जो प्लाट है उस पर किसी की नज़र आ गई है, ये भी हमें देखना होगा। देखें हांगकांग में जो अभी एक हुआ 26 नवंबर 2025 को, और आपने देखा होगा कि वहाँ पर 168 के करीब हलाकतें हुई थी, और उनके जो 7 टावर थे, 37 मंजिला टावर थे, आग पर काबू नहीं पा सके थे। ये खुद एक आफत है, जब सानिया आ जाता है तो आप उसके ऊपर नहीं आफत के ऊपर काबू नहीं पा सकते, लेकिन आप कोशिश तो कर सकते हैं ना। जिस तरह अभी शकील करार साहब ने बात की कि भाई प्लास्टिक की वो मार्केट है सारी, जितना भी वहाँ पर मटेरियल पड़ा हुआ है वो प्लास्टिक के मटेरियल से वो बना है। वहाँ पर पानी आप डालेंगे आग और तेज़ होगी और तेज़ होगी, बजाय वहाँ पर पाउडर डालने के, आप केमिकल पाउडर, आप वहाँ पर पानी का बेदरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर इतना ज़्यादा आपने पानी का इस्तेमाल किया कि उसके 2 हिस्से क्लैप्स कर गए। ये भी तो टेक्निकली चीज़ें आपको देखनी होगी ना। बिलावल भुट्टो साहब की ब्रीफिंग बहुत जानदार ब्रीफिंग थी,
हम मानते हैं कि वो स्क्रीन के ऊपर इतनी अच्छी लग रही थी ना, और नो इसमें कोई शक व शुबा भी नहीं है। हमने सिंध का विज़िट किया था, चंद हॉस्पिटल्स में हम गए थे, यूनिवर्सिटीज़ में गए थे, अच्छा काम था वो, हम उसकी बिल्कुल सताइश करते हैं। लेकिन ये कराची को जो है ना, वो कराची के जो मेयर हैं, मेरे ख्याल में इनका भी नाम, जिस तरह एक दौर में परवेज़ मुशर्रफ दौर में मुस्तफ़ा कमाल का नाम पड़ा था, मुस्तफ़ा खुदाल, तो लगता है कि ये जो मेयर है कराची है, इनका भी नाम खुदाल डाल दिया जाए, क्योंकि पूरी कराची उन्होंने खोद डाली है। और यही इशू हुआ कि कल जब आपको पानी चाहिए था वहाँ पर फायर ब्रिगेड के लिए, तो वो जो वाटर टैंकर थे वो वहाँ पर भी बर वक्त नहीं पहुँच सके, कोई एक कोताही नहीं हुई है। और जब पहुँचे तो और जब पहुँचे तो फिर सब कुछ ख़त्म हो चुका था। और सबसे ज़्यादा जो इस वक्त आकाशा, आप बिलीव करें कि ये दुख हम अपने दिलों में महसूस कर रहे हैं कि वो 70-80 के लगभग जो वो ख़ानदान है, बिलखसूस उन पर क्या गुजर रही होगी। चलें, जिनके प्यारों के लाशें उन्हें मिल चुके हैं, वो ये तो देख चुके हैं ना कि अब वो राख हो चुके हैं, उनकी तदफीन हो गई है। जो नहीं मिले हैं उनके घरानों के ऊपर क्या गुजर रही होगी, ये हुकूमतों को भी सोचना चाहिए, ये अथॉरिटीज़ को भी सोचना चाहिए। और ये जो नैब वैब भी जो बनी हुई है ना, इन्हें भी देखना चाहिए कि इनके पास जो केसेस आए हुए हैं, कम से कम ये तो फैसला करें। और फिर हम मानते हैं, कोई हमें हार नहीं है कि कराची इस मुल्क को चलाता है, लेकिन खुदारा जो कराची के ताजर भी है ना, वो माफिया ना बने, वो कातिल ना बने। वो देखें कि अगर एक बिल्डिंग, अथॉरिटीज़ ये कहती हैं कि ये बिल्डिंग आप काबिल इस्तेमाल नहीं है या वहाँ पर एमरजेंसी एग्जिट नहीं है, तो कम से कम इस हद तक तो कोऑपरेट करें ना। वो आज खुद कोई SOPs बना लें। ये क्या कि चले, जब कोई कार्रवाई होती है या रेट बढ़ाने की बात होती है तो आप हड़ताल कर देते हैं, या आप रेट बढ़ा के आप उसी तरह चलाना शुरू कर देते हैं। शहरियों की ज़िंदगियों से ना खेलें। कराची इंसानों का समुंदर है। खेलने की बात की असगर चौधरी साहब आपने, तो आपको बताती चलूं कि तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद जो हैं, उनकी जानिब से कहना है कि कराची में 200 के करीब इमारतों में इमरजेंसी एग्जिट्स नहीं है। ओल्ड सिटी एरिया में पुरानी इमारतों में फायर सेफ्टी भी नहीं है। मतलब इस तरह की खबरें भी सामने आती हैं। खुद ही जो तर्जुमान है ये सिंध हुकूमत की, उन्होंने भी ये चीज़ कही है। लेकिन अब सिर्फ अगर कोई और सानिया होता है तो फिर भी हम मजम्मत ही करेंगे। क्या समझती हैं सायरा बानो साहिबा के हाफिज नेमूर रहमान और दीगर सियासी रहनुमा जो है, उन्होंने इसे हुकूमती नाअहली करार दिया है, और जिस तरीके से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जो है, उनकी जानिब से कहा गया है कि 1-1 करोड़ रुपए तो दिए जाएंगे, लेकिन क्या ऐसा हो भी पाएगा या नहीं, या सिर्फ बयानात दिए जा रहे हैं? और उसके साथ साथ क्या मुस्तकबिल में ऐसे जो अलमिये हैं इनसे बचने के लिए एक आज़ाद कमीशन या कोई नेशनल फायर सेफ्टी अथॉरिटी कायम की जाएगी या नहीं की जाएगी, या फिर मजम्मत के लिए हम तैयार हो जाएं? 77 साल हो गए और अभी आप पूछ रहे की जाएगी, ये होगा वो होगा। अभी कोई जलसा मैं करती हूँ वहां पर, फिर देखिएगा इनकी जो वाटर कैनन है उसका पानी भी नहीं खत्म होगा, उसका पानी नहीं खत्म होगा लोगों को स्प्रे करते हुए और ये तमाम चीजें करते हुए। जहाँ ये कानून की पासदारी करवाना चाहें, आपने अपनी सिग्नल्स पे जो कैमरे लगाए हैं और जो ई चालान था आपने उसको इम्प्लीमेंट करवाया ना। इन्होंने वो जो नंबर प्लेट का मामला था, अजरक छपवा के उसमें भी 5-5 हज़ार रुपए कमाए ना। लोगों ने तो एहतजाज भी किया था, लोगों ने तो सोशल मीडिया पे भी बहुत कुछ बोला था, लेकिन इन्होंने करना था तो करना था। अब रही बात कि जी ये सादिया साहिबा ने बताया कि यहाँ पर इतनी सारी बिल्डिंग है, मैं आपको बताती हूँ, गुल प्लाजा से आगे जुबली का एरिया है। जुबली का एरिया, वहाँ पर वो क्या कहते हैं, तकसीम से पहले के अपार्टमेंट बने हुए। आपको पता है कि वो, आपको अगर मैं पंजाबी में बताऊं तो वो 12-12 मरले का एक अपार्टमेंट है। अब एक बिल्डिंग के ऊपर नजर पड़ गई साहब बहादुर की, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर मैं एक नई बिल्डिंग बनाऊंगा, नई बिल्डिंग बनेगी। अब जो लोग वहां पर हैं उनको ये वो कहते हैं ना, जिसकी पीठ के पीछे जितना पावरफुल हाथ है उस हिसाब से दे रहे हैं। एक गरीब फैमिली है उसको दे रहे हैं ये 40 लाख रुपए। अब आप मुझे बताएं, 40 लाख रुपए में कराची में कोई अपार्टमेंट नहीं मिलता। जो वहां पर 70 साल से वहां पर बैठे हुए, उनको सही मुआवजा, सही कंपनसेट भी तो नहीं कर रहे। कि 40-40, 30-30 लाख रुपए देके उनसे वो अरबों की जमीन खाली करवाई जा रही है। खुदा जाने इनका पेट क्यों नहीं भरेगा। और जैसे आपने बोला कि 500 दुकानों की जगह 1200 दुकानें बना दी गई हैं, तो मुझे एक बात बताइए, जो ये हमारा डिफेंस का एरिया था, ये तो कोरंगी तक था, जहाँ पर इब्राहिम हैदरी और जो कोरंगी क्रीक आता है, किसने पत्थर भर के उसको फेज 1 तक पहुंचाया? सिर्फ फेज 1 और फेज 2 था, उसके बाद 6 फेज बड़े हैं। तो देखिए, जब हुक्मरान ऐसा करते हैं, समंदर में पत्थर डालकर आपने फेज 8 तक लेके चले गए, तो फिर 500 दुकानों पे जो आम आवाम है वो भी हक बजाने पे।
कि ठीक है कोने में किसी को खोखा दे दिया, कोने में किसी को ठैया लगाने दे दिया। आप जब जैसे हुक्मरान होंगे पीछे आवाम वही एक्ट करेगी। जिस वक्त जालत साहब थे नमाज पढ़ते थे तो मेरे सीनियर बैठे में बात सेक्रेटरी जिनका वजू भी नहीं होता था नमाज के लिए खड़े हो जाते थे। मुशर्रफ साहब आए, गुलकारी का शौक था, हर बंदा गुलकार बना हुआ था। तो जैसा हुक्मरान होता है अवाम के लिए वो एग्जाम्पल होता है। तो जिस वक्त ये भी हर चीज खांचे से, भले वो फॉर्म 47 हो या पैसे लेके सीट खरीदना हो, तो फिर अवाम भी यही करेगी कि दे दे 4 पैसे। बाकी ये इनकी नाअहली है। अभी इन्होंने सही कहा, पूरी बंदर रोड खुदी हुई है, वहां पर आने जाने का। आप कभी शाम में सदर देखें, वहां पर जो ट्रैफिक पुलिस वाले बैठे हुए वो रेडी वालों से, छाबड़े वालों से पैसे लेकर तो उन्होंने शाम में पहुंचाने होते हैं और हफ्ते में जाकर वहां पर आवारी होटल के पास किसी घर में जमा करवाना होता है। तो ये तमाम चीजें हैं। जब आप आवाम को इस किस्म की कोई अवेयरनेस ही नहीं देंगे, कोई वो ही नहीं देंगे, तो कैसे चलेगा? तो ये सारी बातें इनकी, भले वो कराची हो, हैदराबाद हो, हर जगह यही हाल है। वो बस इनका पेट भरना चाहिए और वो कहते हैं ना कि बस ये कमाई का जरिया है कि अगला इलेक्शन फिर कैसे जीता जाए। उसमें भी पैसे खर्च होंगे, उसमें भी बोलियां लगेंगी, फिर उसमें भी पैसे टोकन मनी पहुंचाया जाएगा कि ये फिर अगली सीटों की पूरा होगा कि किसको क्या करना है और किसको नहीं करना। ये सरासर इनकी नाअहली है। इससे ना एमक्यूएम अपने आप को बरी ज़िम्मा करार दे सकती है। जिस तरीके से उन्होंने चाइना कटिंग की, जिस तरीके से नालों के ऊपर वो कर दी, और बाकी जमात इस्लामी उस बेचारी को तो पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है। उनको ये नहीं पता होता है। वो कहते हैं ना कि हुसैन के साथ भी खड़े हो जाते हैं, यजीद के साथ भी खड़े हो जाते हैं। वो उनको नहीं पता समझ आती कि वो सिर्फ बातें उनसे बनवा ले कि जितनी मर्जी उनसे तकरीरें करवा ले, काम कोई नहीं करता। मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि वो कराची एक ऐसी महबूबा है कि जिसके चाहने वाले तो बहुत हैं लेकिन उसको अपनाने को कोई तैयार नहीं है। उसको संवारने के लिए कोई तैयार नहीं है। नहीं सारा बानो साहब एक मिसाल है ना उसकी, कि वो एक नेस्ला टावर होता था मरहूम कराची में, वो तो गिरा दिया गया, लेकिन एक ट्विन टावर है इस्लामाबाद में, गालबन केस एक जैसा था अगर आपको याद हो तो। जी जी, ये नस्ला टावर में भी इन्होंने जिस तरीके से वहां पर लोगों को हार्ट अटैक हुए और जिन बेचारों ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा के घर वो लिया अपनी जाती अनाज पे, मैं हंसती थी। मैं कहती ऐसी 10 बिल्डिंग इस जज को मैं दिखा दूं तो आपको मैं, चले आप वो सही था या गलत था, लेकिन जब करवाने पर आए तो करवा लेते हैं। मुनाल रेस्टोरेंट भी खत्म करवा लेते हैं, इस्लामाबाद के दरख्त भी कटवा देते हैं, मुल्तान के आमों के बाग भी उजाड़ देते हैं। करने पे आए तो करना ही नहीं है। ये कौम को इसी में उलझाए रहे। और मैं कहती हूँ कि कौम को मैं क्या कहूँ कि ये हम आग में जल के मरते रहेंगे, गटरों के ढक्कन नहीं होंगे, गटर में अपने बच्चे गिर के हम लोग, वो कहते हैं कि बच्चे मरते रहेंगे, डंपर हमें कुचलता रहेगा, पुल गिरते रहेंगे, और फिर भी हम अपनी मदद आपके तहत अपनी ही मदद करते रहेंगे। ये तमाम तर चीजें नहीं, एग्जैक्टली कौम नहीं होगी। एग्जैक्टली सही कहा आपने। एक और सानिया, एक और मजम्मत। हम हमेशा से कहते हैं कि हम मजम्मत तो करते रहते हैं लेकिन अमली तौर पे कोई चीज़ें हमारे सामने नहीं आती और शायद हम करना ही नहीं चाहते। एक और सानिया हो गया, एक और मजम्मत सामने आ गई। जी बताइएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये गुल प्लाजा से पहले वाले सिग्नल पर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है जी। तकरीबन मैं तो जब से वो कहते हैं ना कि वो लड़कपन से मैं एक ही उनके सदर देख रही हूँ, अक्सर बोर्ड लगा हुआ होता है। आप वहाँ की मोबाइल मार्केट में देख ले, पाँव रखने की जगह नहीं है। अब क्या यहाँ पर ये सिंध गवर्नमेंट अब पहले से एक्शन नहीं ले सकती? आप पहले से भी तो कोई काम, आप क्यों हादसे का इंतजार करते हैं? कि वो कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। अभी ये बाकी जो मार्केट्स हैं उनका भी यही हाल है। तो खुदा के वास्ते इसमें जो ताजर बरादरी है वो भी अपना वो किरदार अदा करे। जी, किरदार अदा करें। और हुकूमत भी, आप सिर्फ आके वहाँ के कराची की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट देख लें कि वहाँ पर खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो यहाँ से तो फिर भी मिसाल में दे रही हूँ कि कुछ निकल आए, वहाँ से तो कोई निकल भी नहीं सकता। लेकिन हुकूमत ने भी आंखें बंद की हुई हैं, हुकूमत सो रही है। एक और सानिया हो गया, एक और मुजम्मत। बस अब छोड़ दीजिए, मैं क्या बोलूँ। इन सब के वो कहते हैं ना कि रात के जो खाने होते हैं और उठना बैठना होता है वो बहुत पावरफुल लोगों के साथ होते हैं। और बाकायदा मतलब ये कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, आप सोचें इलेक्ट्रॉनिक की तो हर घर में जरूरत होती है। तो जब सब चीजें इधर उधर जाती हैं तो फिर इनको बचाने के लिए भी यही लोग आते हैं। और फिर जो मरता है वो गरीब, और शायद जो बड़े बड़े लोग हैं उनको तो फर्क ना पड़ता हो, उनके तो वो जहाज भी खड़े होंगे, बाकी पीछे सामान होगा। सही कहा सायरा बानो साहिबा, आपका पॉइंट आ चुका है। तारिक सुमैर साहब,
क्या हम ऐसे ही बदकिस्मती कहकर आगे बढ़ जाएंगे, ऐसे ही मजम्मत कहेंगे कि भाई हम मजम्मत करते हैं ऐसे बड़े बड़े सानियात पे और फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर कोई और सानिया हमारा इंतज़ार कर रहा होगा और जब वो हो जाएगा और फिर हमारी जानिब से एक और मजम्मत जो है वो सामने आ जाएगी। क्या सिंध हुकूमत सो रही है? सिंध हुकूमत समेत सारी हुकूमतें सो रही होती हैं इस तरह के मामलात में। जी। जैसा कि मैंने आपको गखड़ प्लाजा का वाक़या सुनाया था, क्योंकि उसमें हमारे एक अजीज़ थे मंसूर साहब, उनकी लाश तक नहीं मिली थी और उनकी जो बेवा थी, अभी गुज़श्ता साल उनके इंतकाल हुआ है, वो आखिरी वक्त तक बस अपने शोहर को याद करती थी और जब भी हम गखड़ प्लाजा के पास से गुज़रते हैं तो वो वाक़यात याद आते हैं। किसी हुकूमत ने सबक नहीं सीखा। वो प्लाजा दोबारा बन गया, बासर शख्सियत का था, दोबारा वहाँ पे एक दफ़ा फिर आग लगी। सेफ्टी सिस्टम, अब देखें रावलपिंडी सदर में कैंट बोर्ड की इंतज़ामिया ने एक सड़क तो वो कर दी जी, वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती, जिस तरह लंदन है या यूरोप की सड़कें हैं उस तरह उन्होंने खुला कर दिया। आप बिल्डिंग के लाश पे अमल क्यों नहीं कराते भाई? अब वहाँ प्लाजे उन इलाकों में है, मरी रोड पे देख लें, इस्लामाबाद ब्लू एरिया में देख लें। नहीं, पिंडी हाथी चौक पे फायर ब्रिगेड चला जाएगा सर? नहीं जा सकता ना, वही मैं कह रहा हूँ ना, ऐसी ऐसी जगह पे हैं कि आप वहाँ हालात देखें, आप बेहतरी की तरफ नहीं जाते, वक्ती तौर पे बातें होती हैं। सिंध हुकूमत जो है जी बिल्कुल, उन्हें फ़िक्र नहीं इस बात सही की, कहा आपने। क्योंकि उन्हें अंदरूनी सिंध से सायरा बानो के जो वोटर हैं, इनकी बजाय उन्हें वोट दे देते हैं या वो आ जाते हैं फिर इक़्तिदार में। 18 साल से उनकी हुकूमत है, तो वहाँ के अवाम का भी तो फिर सिंध में भुट्टो जिंदा है ना, अवाम का भी तो कसूर है ना। वहाँ के अवाम क्यों नहीं फिर मुतबादल क़यादत को वहाँ तारिक सुमैर साहब, आपका पॉइंट आ चुका है, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम के दूसरे बात करेंगे एहतजाज, मुज़ाकिरात और क़यादत पर, और इन तीनों के बीच जो छुपी हुई सियासत है ना उस पर नज़र दौड़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे नाजरीन। और जिस तरीके से ब्रेक पर जाने से पहले भी बात हो रही थी कि बात करेंगे एहतजाज की, पीटीआई जो है वो बाज़ेदा एहतजाज करने पर, उसके साथ ही हम देखते हैं कि हुकूमत की अब भी मतलब संजीदगी जो है उसकी जानिब से दिखाई गई है कि मुज़ाकिरात जो हैं वो हो जाने चाहिए। और क़यादत की भी बात करेंगे कि इस वक्त जो मौजूदा क़यादत है पीटीआई की, उसको क्या वो मुज़ाकिरात के लिए संजीदगी दिखाएगी या नहीं दिखाएगी। तारिक सुमैर साहब, तमाम तर चीज़ें हमारे सामने हैं, एहतजाज की भी बातें हो रही हैं, मुज़ाकिरात की भी बातें हो रही हैं, और राना सनाउल्लाह ने एक मरतबा फिर कह दिया कि पीटीआई जो है वो थोड़ी सी संजीदगी दिखाए। सो पीटीआई को संजीदा रहने की और संजीदगी दिखाने की तो बातें की जाती हैं, ये हुकूमत कब संजीदा होगी? या चले अगर उनकी जानिब से संजीदगी दिखाने का कहते हैं तो कुछ संजीदगी हुकूमत की जानिब से भी तो होनी चाहिए ना। शुक्रिया काशा, एक तो संजीदगी हुकूमत ने दिखा दी नहीं। कौन से? स्पीकर साहब ने महमूद खाना चकजई का नोटिफिकेशन कर दिया। वो कि उनका हक बनता था लेकिन वो ताखीर का शिकार था, और स्पीकर चाहते तो मजीद भी ताखीर कर सकते थे कि उनके रूल्स के तहत कोई पूछ नहीं सकता। स्पीकर मतलब मेहरबानी की है उन्होंने भाई, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है ना, उसको छोड़े ना, बात को आगे बढ़ते हैं। तो मतलब पीपल्स पीटीआई लिख के दे दे कि हम संजीदा हैं। नहीं, ओपोजिशन का कानूनी हक था जो उन्हें मिल गया, मिल गया बिल्कुल मिल गया। और महमूद खान चकजई जो हैं वो आपको पता है कि एक ऐसी शख्सियत है जिन पे नवाज शरीफ का भी एतमाद है, बानी पीटीआई का भी एतमाद है, और अवाम को वो बाहर निकालना चाहते हैं 8 फरवरी को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत। तो उन्होंने एक बात की है वहाँ सिंध में जाके कि जी जिन्होंने मैंडेट चोरी किया उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। तो मैं इसको बड़ा वेलकम करता हूँ, बिल्कुल ज़बरदस्त उन्होंने बात किया। इसका आगाज़ वो कर लें 2018 से कर लें तो, और आ जाएँ आगे बढ़ जाएँ। सर 2018 से क्यों कर ले? एक मिनट, आईजीआई के वक्त से कर लेते हैं ना। ओ यार, अजहर चौधरी साहब आपको पूरा मौका मिलेगा। मिलेगा। शायद ना मिले, मैं इसलिए इनसे पूछ रहा हूँ। नहीं जी, तारिक सुमैर साहब, मैं कह रहा हूँ कि
लेटेस्ट से आगाज़ कर लें ना, पुराने से भी करना है तो पुराने से भी कर लें, 90 से करना है, 88 से करना है, जी, बिल्कुल। 85 से करना है, 77 से करना है, जी। आगाज़ कर लें, कहीं से आगाज कर लें। चले आगाज़ कर लें। आपका पॉइंट आ चुका है। Actually, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो बहुत कम है, आपका पॉइंट आ चुका है। शकील करार साहब, इतनी संजीदगी जो है वो हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के लिए नहीं दिखाई गई, लेकिन हम देखते हैं कि पीटीआई को एहतजाज को लेकर इस वक्त जो हुकूमत है बहुत ही ज़्यादा संजीदा नज़र आ रही है। देखिए, हुकूमत ने करना कुछ भी नहीं है। जो 26 नवंबर का प्लान था उसी पे अमल दरामद होना है कि एक जीटी रोड और मोटरवे बंद होंगे, टेलीफोन लाइंस और इंटरनेट बंद होगा और रास्ते बंद होंगे, लोग तकलीफ़ का शिकार होंगे, और तो कुछ नहीं होना। एहतजाज तो जिन्होंने करना है वो हर रुकावटें तोड़ कर पहुँचते रहे हैं, और अब भी अगर निकले तो पहुँच जाएंगे इस्लामाबाद या जहाँ भी जाना है। लेकिन आज अब ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे पीटीआई एहतजाज को सिर्फ इस्लामाबाद की तरफ नहीं लेकर आएगी, वो हर चौक को डी चौक बनाने का प्लान कर रही है कि हर शहर में या हर चौराहे को डी चौक बना के उसको बंद कर दिया जाए। तो वो हुकूमत के लिए एक नया प्लान होगा, और हुकूमत को उसके लिए फिर कोई नई खंदक खोलनी पड़ेगी, या कोई नई कंटेनर की दीवार खड़ी करनी पड़ेगी, कोई नई हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। कोई पहले वाली जो है वो तो नाकाम हो गई थी, और जीटी रोड और मोटरवे बंद करने के बावजूद लोग इस्लामाबाद पहुँच गए थे। कहाँ से आए, किस तरह आए, ये सबको मालूम है। तो एहतजाज को रोकना बाई फोर्स जो है वो हुकूमत के लिए मौसर नहीं रहा, और तमाम तरह रुकावटें अबूर करके लोग पहले भी आते रहे और अब भी पहुंच जाएंगे। शकील करार साहब, कहा जाता है कि आपस की लड़ाई से हमेशा फ़ायदा जो होता है वो दुश्मन को होता है। बहुत से और मुमालिक जो है उनकी मिसाल हमारे सामने है, उनके अंदर जो इतनी सारी लड़ाइयाँ हैं आपस की, उसकी वजह से उस मुल्क को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। सो इस वक्त अगर मुल्क को बचाना है, एग्जैक्टली हुकूमत सोचे। सायरा बानो साहिबा, अगर मुल्क को बचाना है तो पहल तो किसी ना किसी को करनी पड़ेगी, लेकिन ये पहल हमारे सामने आ नहीं रही। हुकूमत जो है वो लचक दिखाने को कहती है ओपोजिशन को, ओपोजिशन जो है वो हुकूमत से लचक दिखाने की बातें करती है, एक मुलाकात की भीख मांगी जाती है। ये तमाम तर चीज़ें तो हमारे सामने है, लेकिन कोई मुस्तकिल हल नहीं निकालने की बातें करता। जी, आप पहले भी कहा था कि हुकूमत इस वक्त वो कहते हैं ना ओहदा इनके पास है, थोड़ा दिल बड़ा करे, देने की चीजें हुकूमत के पास होती हैं, बाकी दूसरी तरफ से तो मांगा जा रहा है ना। तो हुकूमत दिल बड़ा करे, और बाकी आप कह रही है कि मुज़ाकरात मतलब यास्मीन राशिद या उमर चीमा या एजाज चौधरी और महमूद रशीद और जो बाकी इतने सारे इनके कारकुन हैं, ये उनको तो रिलीफ दिला नहीं सकी ये जो कमेटी बनी हुई है। तो मतलब ये कैसे मतलब एकदम से एक इतनी बड़ी बात इनकी मान ली जाएगी। आप स्टेप वाइज 2 साल जाया कर दिए, पहले आप कारकुनों की रिहाई का मुतालबा करते, फिर हुकूमत को बड़ा दिल करती, फिर बाकी जिस तरह इनके वो हैं, फिर मामला तय होते। ऐसे कैसे है, मुझे नहीं समझ आ रही कि अब वही या हुकूमत के तासुर देना चाह रही है कि ये मुज़ाकरात नहीं है, बैकडोर कोई डील चल रही है। तो ये सोचना चाहिए जो ताकतवर हैं, जो हुकूमत में हैं और जो हुकूमत के पीछे चट्टान बने खड़े हैं, ये उनको सोचना चाहिए कि ये जो अना की जंग है, जो एक आके वो कहते हैं कि मुस्कुराहट या माफी पर टिकी हुई है, उससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। आप देख रहे हैं कि ना कोई अवामी मसाइल हैं, ना कोई बाकी चीजें हैं, और तमाम जो वो कहते हैं कि मुल्क का जो फोकस है, इसमें जो हुकूमत अगर कोई अच्छी चीज भी कर रही है तो वो भी हाईलाइट नहीं कर पा रहे, उस पर भी लोग यकीन करने को या ये बयानियां भी नहीं बना पा रहे कि हमने ये किया है। तो जरा सुकून वाले हालात वो कर ले कि जब तक वो कहते हैं कि सियासत में इस्तेहकाम नहीं आएगा, इनका माशी इस्तेहकाम भी नहीं आ सकता। वैसे एक बात कहूँ कि आप और हम माशी इस्तेहकाम तो कहते हैं, मैं कहती हूँ कि मईशत तो मसला रहा ही नहीं है। हमारी जो मईशत है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुस्तहकम है, क्योंकि ये जितनी भी करप्शन होती है इसी सिस्टम में से अरबों खरबों निकलता है ना। तो करप्शन है असल मसला। ये दूसरे तरफ मोड़ देते हैं कि मौशी इस्तेहकाम तो ये वो। मैं ये समझती हूँ कि ये वाला वो है, ये तो एक हल्का बुखार है, नासूर तो कोई दूसरी चीज है। तो उस नासूर की वजह से ये हल्का बुखार आपको मतलब स्टार्ट फील होता है। लेकिन अगर आप चेक करें तो ये जो करप्शन और ये जो कहते हैं ना कि लूट मार का वो जो नासूर है, उसने इस मुल्क को खोखला किया हुआ है। तो ये कहानियां ना सुनाएं। अब हमें समझ सभी को आ गई है। कोई कह रहा है 2018 से शुरू करो, मैं तो कह रही हूँ जिस वक्त एम्बुलेंस के सही कहा सारा बानो साहिबा, आपका पॉइंट आ चुका है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बातें सारी होती हैं, मुलाकात, फिर बात होती है एहतजाज,
फिर होती है, थोड़ी सी होती है मुज़ाकिरात की और फिर एहतजाज, मुज़ाकिरात एहतजाज, ये तमाम तर चीज़ें तो हमारे सामने आ ही जाती हैं, लेकिन संजीदगी किसी तरफ से भी इस वक्त दिखाई नहीं जा रही है। बहुत शुक्रिया तारिक सुमैर साहब, शकील करार साहब, सायरा बानो साहब और असगर चौधरी साहब, आप सभी हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान आकाशा यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।